नमस्कार दोस्तों। रेलवे में आरपीएफ वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हम इसमें देखेंगे कि आरपीएफ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगे गए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखो यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टार्ट कब होंगे 15 अप्रैल को। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और इसकी लास्ट डेट कब है 14 मई 2024 को। और इसके बाद अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो 15 मई 2024 से लेकर के 24 मई 2024 तक। और यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल दी हुई है। इसमें ये एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और लेवल 6 की जॉब है। और इसका बेसिक पे क्या है 35,400। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए आपको B1। और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 20 से 28 साल यूआर कैटेगरी के लिए। अगर आपकी एज 28 साल से ज़्यादा है यूआर कैटेगरी में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी एज 1 जुलाई 2024 को 28 साल या इससे कम होनी चाहिए। और इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है 452। अब इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो देखते हैं। इसमें सेकंड इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर that they fulfill all the prescribed education qualifications for the post on or before the closing date of submitting of application। मतलब आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन की लास्ट डेट के पहले की होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब है 14 मई 2024। तो आपके पास 14 मई 2024 के पहले की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आरपीएफ के लिए जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 14 मई 2024 के पहले की होनी चाहिए। अगर आपका फाइनल रिजल्ट 14 मई 2024 के बाद आता है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आगे दिया है कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। भले ही आपने फाइनल एग्जाम दे दिया हो लेकिन अगर उसका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और पांचवा पॉइंट ध्यान से देखो, इसमें लिखा है क्रूशियल डेट ऑफ क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS EBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट्स। अगर आप इनमें से कोई भी बेनिफिट ले रहे हो तो फी कंसेशंस रिजर्वेशंस एज रिलैक्सेशन एक्सेट्रा वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस अगेंस्ट दिस CN। अगर आप इनमें से कोई भी बेनिफिट ले रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और सर्टिफिकेट की डेट क्या होनी चाहिए, इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और छठा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, मेडिकल फिटनेस के बारे में कहता है कैंडिडेट मट एंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें मेडिकली फिट हैं। कैंडिडेट्स हु वर फाउंड मेडिकली अनसूटेबल फॉर द पोस्ट शेल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और वहाँ पर रेलवे आपका मेडिकल लेगा और उसमें अगर आप अनफिट हो जाते हो तो आपको जॉब से बाहर कर देंगे और आपको कोई अल्टरनेटिव पोस्ट भी नहीं मिलेगी। और सातवां पॉइंट हमने देख ही लिया, आपकी एज 1/7/2024 को 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और अब 12वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 12वां पॉइंट क्या कह रहा है, स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में क्या स्टेजेस रहेगी, देयर सेल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CBT। आपके CBT में जो मार्क्स रहेंगे उसमें रैंक के आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो देन आपको फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट PET के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको PET PMT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा अगर आप CBT के बाद सेलेक्ट होते हो। टू द एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। और जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना बुलाया जाएगा DV के लिए और PET के लिए। इन ईच कैटेगरी फॉर मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन एज पर मेरिट। और आगे लिखा है एक्स सर्विसमैन सेल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम PET। एक्स सर्विसमैन का कोई PET नहीं होगा लेकिन उनका PMT होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होने वाली है। कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। और 1.5 इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोल रहा है, कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशंस अगेंस्ट दिस CN। इस वैकेंसी में अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म भर देता है विल बी समरली रिजेक्टेड एंड विल बी डिबर्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ RRB एंड RRCs। आपको इसमें माइनर चेंज कर करके एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरने हैं। अगर ऐसा किया आपने तो आप सभी RRB के एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनसे रिजेक्ट कर दिए जाओगे। और सातवां पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs या एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल एंड शुड नॉट अप्लाई। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से या किसी PSU से या कोई अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर डिसमिस किए गए हो पहले तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते।
और थर्ड पॉइंट इसमें 3.0 क्या कहता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी विल हैव टू पास रिक्वेसाइट मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर दैट दे आर मेडिकली फिट। आपका सीबीटी हो जाएगा तो आपको 10 गुना करके मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पर रेलवे जो है, रेलवे हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन मेडिकल कैटेगरी B1। इस पोस्ट के लिए B1 मेडिकल चाहिए, तो आपको B1 मेडिकल पास करना होगा एज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। और इसमें आगे क्या लिखा है, दोज वेयरिंग ग्लासेज, अगर आप कोई ग्लासेज पहनते हो, या आपके कोई फ्लैट फुट है, या नोकनी है, या स्क्विंट आइज है, या कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इसमें अनफिट कर दिए जाओगे मेडिकल में। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में दिया हुआ है। इसमें वैसे तो एज लिमिट 20 से 25 साल तक होती है, लेकिन कोविड के कारण इसको बढ़ा करके 20 से 28 साल कर दिया गया है। अब आपकी एज 1 जुलाई 2024 को 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी दूसरी कैटेगरीज के लिए, अगर आपकी कैटेगरी SC ST है, तो आपकी एज 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 28 साल में 5 साल और ऐड कर लेना। और अगर आपकी कैटेगरी OBC है, तो आपकी एज 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये यहाँ पर टेबल में दिया भी है कि UR के लिए तो आपकी एज 2/7/1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और OBC के लिए 2/7/1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और SC ST के लिए 2/7/1991 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और आपकी एज 1/7/2004 के बाद की भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में दिया हुआ है। आपको यहाँ पर 500 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी। इसमें से 400 तो रिफंड हो जाएंगे अगर आप CBT अटेंड करते हो। और SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इसके लिए आपको 250 रुपये पे करने होंगे, और 250 पूरे के पूरे आपको रिफंड भी हो जाएंगे अगर आप CBT अटेंड करते हो। इसमें ध्यान रखना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ये ना तो OBC होता है और ना ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो अगर आप OBC में आते हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, तो ये मत समझ लेना कि हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए एलिजिबल है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, और आपने 500 की जगह अगर 250 रुपये ही पे किए हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भले ही आपकी रैंक कुछ भी हो। आपकी जॉब चली जाएगी इस वजह से। तो ध्यान रखना इस बात का। इससे अच्छा है आप 500 रुपये पे कर देना अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में नहीं आते हो। ये देखो यहाँ पर दिया भी है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन क्या है। अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 50,000 से कम है, तो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के लिए अलग से डेफिनेशन दी हुई है। अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए या इससे कम है, तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और भी इसमें कंडीशंस दी हुई है, तो इन सब के हिसाब से अगर आप फिट बैठते हो, और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के पहले आपका ये सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, और क्वेश्चन आएंगे आपके पास 120। सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। और आपकी जो मेरिट बनेगी वो इसी CBT के आधार पर ही बनेगी। अब इन 120 क्वेश्चन में से आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 35 तो, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आएंगे 35 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के आएंगे 50 क्वेश्चन। तो इस तरह से करके टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे 120। और यहाँ पर इन तीनों के लिए सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आप मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के लिए हमारे चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहिए। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका कैसे होगा उसके लिए क्राइटेरिया दे रखा है। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए तो क्या होगा, आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा, कितने मिनट में, 6 मिनट 30 सेकेंड। और फीमेल को सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो जो मेल कैंडिडेट है उनको तो 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा 6.5 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको दौड़ना पड़ेगा 800 मीटर 4 मिनट में। और आपको लॉन्ग जंप भी करना पड़ेगा। जो मेल कैंडिडेट है उनको तो 12 फीट का लॉन्ग जंप, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 9 फीट का लॉन्ग जंप। और हाई जंप करना पड़ेगा 3 फीट 9 इंच का तो मेल कैंडिडेट के लिए, और 3 फीट का फीमेल कैंडिडेट के लिए। और PMT के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, OBC, EWS और UR कैंडिडेट के लिए तो 165 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो, और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है SC ST कैटेगरी में, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और यहाँ पर चेस्ट का क्राइटेरिया दे रखा है, ये ओनली फॉर मेल, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें अगर आप UR, EWS और OBC कैंडिडेट है,
तो अनएक्सपेंडेड तो होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करने के बाद चेस्ट होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। और SC/ST के लिए 76.2 होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड तो, और एक्सपेंड करने के बाद 81.2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और ये जो PET और PMT है, इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो तो आपकी CBT के आधार पर ही बनेगी। तो इस वैकेंसी में अगर आप सभी क्राइटेरिया के लिए फिट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।